नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी उज्जैन में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेते राहुल गांधी की। गुजरात में खड़गे के वार से परेशान बीजेपी की बात करेंगे। गुजरात में पहले दौर के चुनाव प्रचार की, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मचे घमासान की। जानेंगे आप किस सहयोगी को कमजोर करने में जुटी बीजेपी, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र के फैसले की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गुजरात चुनाव में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक साथ आए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। गहलोत ने कहा पार्टी का हर कार्यकर्ता एसेट, सभी मिलकर भारत जोड़ो यात्रा को बनाएंगे सफल। कोरोना वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कहा वैक्सीन के लिए किसी को नहीं किया बाध्य, साइड इफेक्ट पर मुआवजा मांगना गलत, केंद्र नहीं है जिम्मेदार। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दौर के लिए पुर्तगाल ने अपनी जगह की सुरक्षित, उरुग्वे को 2-0 से दी मात। ग्रुप एच में अपने दोनों मुकाबले जीतकर पहले स्थान पर है पुर्तगाल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 177 अंकों की तेजी के साथ 62,682 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 55 अंकों की तेजी के साथ 18,618 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। भारत जोड़ो यात्रा अपने 83वें दिन बाबा की नगरी उज्जैन पहुंची थी, जहां राहुल गांधी ने भगवान महाकालेश्वर से अपनी यात्रा की सफलता का आशीर्वाद लिया। इसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महाकाल की नगरी इंदौर पहुंची, जहां सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन किए, महाकाल की पूजा अर्चना की, उनका जलाभिषेक भी किया। महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान मजदूरों और किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि ये यात्रा निकालकर मैंने कोई तपस्या नहीं की। माली, इलेक्ट्रीशियन, मजदूर, ये सभी वर्ग तपस्या करते हैं। कि कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की। यह कोई बड़ी तपस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के एक कोने से दूसरे कोने गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इस देश को भोजन देते हैं, करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठ के हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं, रोज करते हैं, जिंदगी भर करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उसे मित्रों की सरकार भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के 2 लोग पीएम मोदी की तपस्या करते हैं और उन्हें रेलवे, पोर्ट सब कुछ सौंप दिया जाता है। देश का सारा धन उन उद्योगपतियों को सौंप दिया जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों की पीड़ा का जिक्र किया। अपने संबोधन में राहुल महंगाई का भी जिक्र करने से नहीं चूके। उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी ने युवाओं के भविष्य पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सरकार में किसी को भी उसकी तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। अपने संबोधन के दौरान राहुल नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसीज नहीं थी, ये आपके कैश फ्लो को खत्म करने के हथियार थे। नोटबंदी करके जीएसटी लगाकर सरकार ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मीडिया को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया भी काम करना चाहती है, सच्चाई दिखाना चाहती है, लेकिन इनके पीछे लगाम है जो उद्योगपतियों के हाथ में है। बाबा महाकाल सभी का बेड़ा पार लगाते हैं। इसी उम्मीद के साथ राहुल ने भी आज बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और पीएम मोदी से है। राहुल ने एक बार फिर एक तीर से कई निशाने साधे। आज निशाना तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर साधा है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना 100 सिर वाले रावण से कर दी। गुजरात में सियासी पारा चरम पर है।
आज पहले चरण का चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। गुजरात में इस वक्त चुनाव प्रचार का जिम्मा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखा है, जो बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में बीजेपी और पीएम मोदी पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी बौखला गई है, क्योंकि गुजरात चुनाव में बीजेपी फंस गई है। खड़गे ने एक चुनावी रैली में मोदी की तुलना रावण से कर दी, तो बीजेपी के सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष पर बरस पड़े हैं। अहमदाबाद के बहरामपुरा में एक जनसभा में खड़गे ने गुजरात में पीएम मोदी के लगातार दौरे पर तंज कसा था। उन्होंने कहा, आपका चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या सांसद चुनाव हर जगह देखते हैं, क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं? अब उनके इस बयान से बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी नेताओं का पारा भी चढ़ गया है। खड़गे ने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है, चाहे वे नगर पालिका चुनाव हो, निगम का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगे। क्या मोदी नगर पालिका में आकर काम करेंगे? क्या वे आपकी जरूरत के समय आपकी मदद करने वाले हैं? खड़गे के इस बयान पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि वैसे देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात तो 16 आने सच कही है। पीएम मोदी जिस तरह से राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे इस तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन अब खड़गे के बयान को हथियार बनाकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। संबित पात्रा ने भी इस बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम के लिए करना उचित नहीं है, ये निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। गुजरात में खड़गे के वार से बीजेपी में खलबली मची है। बीजेपी नेताओं ने आज कांग्रेस को घेरने की काफी कोशिश की, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी खुद गुजरात में फंसी नजर आ रही है। आज गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आप ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी अपनी जीत का दावा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग वाली सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 1 दिसंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही अब राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत दूसरे फेज में 93 सीटों पर लगा दी है। पहले चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 88, बीएसपी ने 57 और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव होना है। कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर में मतदान होगा। इसके साथ ही जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांगस, नवसारी और वलसाड़ जिले में भी पहले चरण में ही वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां की। इस बार भी सबसे ज्यादा रैलियां बीजेपी के नेताओं ने ही की। दूसरे स्थान पर कांग्रेस का नंबर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। आपके प्रचार की कमान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संभाली। जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है, वहां 2017 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस को 38 सीटों पर जीत मिली थी, तो बीजेपी के हिस्से में 48 सीटें आई थी। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। 1 सीट अन्य के खाते में गई। सौराष्ट्र में कांग्रेस भारी पड़ी तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी को जीत मिली। यहां की 35 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीत पाई। 2 सीट अन्य के हिस्से में गई। कांग्रेस की नजर इस बार दक्षिण गुजरात में बीजेपी से ज्यादा सीटें छीनने पर होगी। वहीं सौराष्ट्र में भी इस बार आप भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है और यहां ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब जनता किसके सिर ताज सजाती है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। इधर शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई अब भी थमती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। इसको लेकर अब चुनाव आयोग 12 दिसंबर को उद्धव और शिंदे गुट का पक्ष सुनेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी संघ सरकार बनाई है, तब से शिवसेना के दोनों गुटों में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद जारी है। शिवसेना के चिन्ह को जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद का बताते हैं, वहीं शिंदे गुट भी दावा ठोकता है। इस तकरार के बीच ये मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अब आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज व बयान 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की
पहली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम आवंटित किया था। इसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की गई थी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेब चीज शिवसेना नाम दिया गया था। इस गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल आवंटित किया था। वहीं इससे पहले मामले में 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जारी विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करे। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग का आदेश उपचुनाव के उद्देश्य से था, वो कोई अंतिम निर्णय नहीं है। जब उपचुनाव पहले ही हो चुके हैं, ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। ऐसे में अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया था। अब ईसी ही इस मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना होगा कि शिवसेना पर किसका अधिकार होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की साजिश के शिकार हुए उद्धव ठाकरे आज भी पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते हैं, क्योंकि बीजेपी की मदद से ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। ऐसे में अब मेघालय में भी बीजेपी ने अपने एक सहयोगी को जोर का झटका दिया है। मेघालय की 60 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में जहां विपक्ष खुद को मजबूत करने में लगा है, तो वहीं बीजेपी अपने सहयोगियों को ही नुकसान पहुंचाने में लगी है और अपने सहयोगी को कमजोर कर खुद को मजबूत कर रही है। बीजेपी सिर्फ विपक्ष को ही कमजोर नहीं करती, बल्कि अपने सहयोगियों को भी कमजोर करती है। और ये कई बार सामने आया है कि जिस पार्टी के सहारे बीजेपी किसी राज्य में दाखिल हुई, बाद में उसकी जगह लेने की कोशिश में जुट जाती है। गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पहले बीजेपी ने एमजीपी, शिवसेना और आईएनएलडी के सहारे राज्य में अपनी पकड़ बनाई और फिर सहयोगी के वोट बैंक पर कब्जा कर खुद को मजबूत कर लिया और राज्य की सत्ता में बैठ गई। और अब ऐसा ही कुछ बीजेपी मेघालय में कर रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी को ही नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है और ये सहयोगी है एनपीपी। दरअसल मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। पिछले 4.5 साल से मेघालय में बीजेपी और एनपीपी का गठबंधन चल रहा है और अब बीजेपी ने एनपीपी के 2 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। इसके साथ ही तृणमूल का एक विधायक भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मेघालय में ही बीजेपी सबसे कमजोर मानी जाती है, लेकिन अब वो अपने सहयोगियों के वोट बैंक के सहारे खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिससे मेघालय चुनाव में उसे फायदा मिल सके, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मेघालय में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से राज्य में अपनी चाल चल दी है और एनपीपी को कमजोर कर खुद उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। और ऐसा करना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी की पुरानी आदत है। बता दें कि मेघालय में मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एमडीए की सरकार है। 60 सदस्य मेघालय विधानसभा में एनपीपी के 23 सहित गठबंधन के कुल 48 विधायक हैं। भाजपा अपने केवल 2 विधायकों के साथ राज्य में नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की सहयोगी है। एनपीपी के साथ भाजपा के रिश्तों में कुछ दिनों से खटास आ रही है, जिसकी मुख्य वजह बीजेपी की सेंधमारी को भी माना जा रहा है और जिसमें बीजेपी को सफलता भी हाथ लग गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब हो पाते हैं या फिर बीजेपी को ही बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी की ये रणनीति रही है कि वो अपने ही सत्ता सहयोगी को कमजोर कर खुद को मजबूत करती है। मेघालय में भी बीजेपी ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। इधर जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम और सरकार के बीच विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने कोलेजियम की ओर से भेजे गए नामों को वापस लौटा दिया है और दोबारा विचार करने को कहा है। इसके साथ ही कुछ नामों को मंजूरी भी दी गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति के विवाद पर एक बार फिर कोलेजियम और सरकार के बीच बात बनती नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार ने ऐसे 20 नाम कोलेजियम को लौटा दिए हैं, जिसकी सिफारिश उसकी ओर से की गई थी, लेकिन साथ ही 2 नामों को मंजूरी भी दे दी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोलेजियम ने बंबई हाईकोर्ट के लिए सुझाए गए अधिवक्ता संतोष गोविंदराव चंपालगांवकर और अधिवक्ता मिलिंद मनोहर साठे को बंबई हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज बनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2 नामों को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन पुराने 20 नामों को वापस भेज दिया है, जिसमें से 11 नामों की सिफारिश
पिछले महीने की गई थी, जबकि 9 नामों को पहले भी वापस किया जा चुका है। लेकिन कॉलेजियम ने दोबारा उनके नाम की सिफारिश की थी, जिन्हें केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए फिर वापस भेज दिया। इनमें से कई नामों पर तो सरकार ने लंबे समय से फैसला ही नहीं लिया था, यानी सरकार ने 2 नामों को तो स्वीकृति दे दी है, लेकिन 20 नाम नामंजूर कर दिए हैं। इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच आगे भी टकराव देखने को मिल सकता है। इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कॉलेजियम की सिफारिश में तेजी से फैसला न लेने पर केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कॉलेजियम की सिफारिश पर फैसला करने के लिए 4 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन 1.5 साल हो गया है और सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। हमने अवमानना का नोटिस जारी करने के मामले में धैर्य बनाया हुआ है, लेकिन सरकार को प्रक्रिया का पालन करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव से पहले हुए बड़े खुलासे की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच है और पार्टियों ने जिन लोगों पर दांव लगाया है उनकी सिर्फ एक क्षमता को देखा गया है और वो है जीत की संभावना। और जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसके लिए पार्टियों ने पैसे वालों को टिकट देने में दरियादिली दिखाई है। इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गुजरात में आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अब राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की 93 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कुल 833 उम्मीदवारों में से 245 यानी 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जारी रिपोर्ट में गुजरात में दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति को बताया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 833 उम्मीदवारों में से 94 उम्मीदवार यानी 11% के पास 5 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति है। वहीं 74 उम्मीदवार यानी 9% के पास 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की संपत्ति है, जबकि 157 उम्मीदवार यानी 19% के पास 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति है। ये जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट में दी गई है। 10 से 50 लाख की संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 227 है। वहीं 10 लाख से कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों की संख्या 281 है। दूसरे चरण में करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 833 में से 245 यानी 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 90 में से 77 यानी 86% और बीजेपी के 93 में से 75 यानी 81% और आम आदमी पार्टी के 93 में से 35 यानी 38% उम्मीदवार करोड़पति हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 4.25 करोड़ है। मुख्य दलों में बीजेपी के 93 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 19.58 करोड़ है। कांग्रेस के 90 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 7.61 करोड़, आम आदमी पार्टी के 93 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 5.28 करोड़ और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 12 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 19.69 लाख है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।